नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज में राकेश। बिहार में एनडीए ने बम्पर जीत दर्ज की है। एनडीए 200 के पार पहुंच गया है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जेडीयू दूसरे नंबर पर है। मोदी के हनुमान चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास ने भी जबरदस्त जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद पीएम मोदी ने गठबंधन साथियों को बधाई दी। उधर महागठबंधन की बड़ी हार हुई है। वायदों की झड़ें लगाने वाले तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। सबसे बुरी हालत कांग्रेस की हुई है। जबकि डिप्टी सीएम की अगर बात की जाए तो डिप्टी सीएम की इज्जत पर अड़े विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी का खाता तक नहीं खुला। जनसुराज के मुखिया का बस्ता भी पाक हो गया। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी कार्यालय में जश्न का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। और इस जीत के साथ ही बिहार की जनता की जो उम्मीदें वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। और इस जीत का हम एनालिसिस भी करेंगे और इसी के साथ साथ जवाब भी लेंगे कि अगले 5 साल में सरकार क्या कुछ करने जा रही है, क्या कुछ प्राथमिकताएं होगी और विपक्ष की जो करारी हार हुई है सबसे बड़ा कारण उसका क्या रहा है। और इसी खबर पर और इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ डिबेट में 3 खास मेहमान जुड़े हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मृणाल अनामय जी, जो कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता है। राहुल आनंद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता है और पक्ष रखेंगे अपना साथ ही साथ राकेश रंजन, हम सेक्युलर के प्रवक्ता है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ मधुमंजरी आजड़ी से ये ऑनलाइन हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाली है। तो सबसे पहला सवाल जो है सत्ता पक्ष से ही कर लेते हैं, जिसे जनता ने जनादेश दिया है और प्रचंड जीत के साथ एक बार फिर से उनकी ताजपोशी की है। तो सबसे पहले हम आना चाहेंगे सत्ता पक्ष, बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल आनंद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई इस प्रचंड जीत के लिए और बिहार की जनता ने जो आपको जनादेश दिया है। पहला सवाल ये रहेगा, ये अनएक्सपेक्टेड था आप लोगों के लिए क्या मतलब कि जीत को लेकर तो सभी पार्टियां आश्वस्त रहती है, लेकिन इतनी बड़ी जीत होगी इसका भरोसा था कि जनता इतना बड़ा माइंडेड बिहार की जनता एनडीए को देने जा रही है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता के हम प्रणाम करता नहीं, साथ ही साथ उन लोग जिन लोगों ने सब लोग मिलकर जो मैंडेट दिले बा एनडीए के उन सबके हम सम्मान करता नहीं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी राष्ट्रीय कार्यालय से इस बात की उद्घोषणा की कि आपने जो दिया है उस विश्वास के कारोबार को बहुत आगे बढ़ाएंगे और बहुत मजबूती के साथ रखेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें बिहार में, तो बिहार में आपने जो एक प्रश्न किया उस प्रश्न के तहत ही अगर आपका उत्तर देना चाहे तो ये निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि जो हमने अपने मैनिफेस्टो को बनाया था और साथ में जो हम 5 पांडव जो एक इंटैक्ट होकर जो चलने का काम कर रहे थे और हमें एक कहीं कोई मतभेद नजर नहीं आया और ना ही कोई मनभेद देखने को मिला। साथ ही साथ हम बराबरी और साझेदारी के साथ सबके साथ खड़े होकर कदम से कदम मिलाकर लड़ रहे थे। और इसके इतर होकर अगर हम बात करें महागठबंधन के लोगों के बारे में, तो वो लोग आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे और नेगोशिएट कर रहे थे कि हमको क्या मिलेगा तो हमको क्या मिलेगा, और हमको क्या मिलने के चक्कर में आज वो 40 का भी आंकड़ा पार कर नहीं कर पाए ठीक से। और जो एक लायबिलिटी बनकर जो कांग्रेस उनके ऊपर रही थी, यानी कि कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ना हम जीतेंगे ना हम जीतने देंगे और तेजस्वी भैया तुमको तो ले ही डूबेंगे का जो नारा मन जो बना रखा था कांग्रेस ने, ये भी देखने को मिल गया जनता के सामने। और एक बात मैं बिल्कुल बता दूं कि जो 10% महिलाओं ने जो खास कर जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जो एक नैरेटिव बनने का प्रयास किया जा रहा था कि इस बार बदलाव की बयार है, तो निश्चित रूप से चौथी बार के बाद भी 5वीं बार जब एनडीए की सरकार रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब साफ है कि आज भी नीतीश जी सर्वमान्य व्यक्ति है, सर्वप्रिय व्यक्ति हैं। महागठबंधन ने जहां नीतीश कुमार जी को नीचा दिखाने का प्रयास किया था, वहीं सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए ने नीतीश जी को साथ में लेकर ऊंची उड़ान भरने की बात की थी। और हमने अक्सर टीवी पर बैठते वक्त इस बात पर बहुत जोर दिया था और कहा था, प्रेषित करते हुए अपनी बातों को, कि श्री कृष्ण अर्जुन को बैठाकर रथ पे यात्रा करा रहे हैं और रणभूमि में हमें किस चीज को भेजना है वो हमें बतला रहे हैं। यानी कि जो अर्जुन को जो महाभारत के पात्र में बताया गया है कि सबको मछली दिख रही थी, हमें वो आंख दिख रहा था जिसपे हमें निशाना लगाना था। उनके भी वक्तव्य को उठाकर देखा जा सकता है कि मैंने इस बात को कहा है। तीर कहां पर निशाने पर लगाना है, जीत के लिए किसे विषय देना चाहेंगे आप? हमारे मोदी जी और साथ ही साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और इसकी मैंडेट देने वाली बिहार की तमाम जनता, जिन लोगों ने ये ताजपोशी का अवसर दिया है, उनका हम सम्मान करते हैं, वही हमारी मालिक है। जी, राहुल आनंद जी अपने सहयोगियों का भी नाम ले लीजिए। चिराग पासवान ने भी काफी बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। देखिए, मैंने पहले ही कहा था इस बात को राकेश जी कि जब 5 पांडवों की जब मैंने बात की थी तो उसमें हमारे चिराग पासवान जी भी थे, जीतन राम मांझी भी थे, उपेंद्र कुशवाहा जी भी थे और साथ ही साथ नीतीश जी भी थे। हम सब मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं और एक
अच्छी और एक मजबूत अंगद की पांव की तरह आज हम अपना पांव जमाएंगे और हमने जो अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है उस वादे को निभाएंगे और जनता के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे। ये जो चुनाव हुआ है ये विकास का चुनाव हुआ है, ये जो चुनाव हुआ है हर जनता के मन के विश्वास का चुनाव हुआ है, ये जो चुनाव हुआ है वो आने वाले 4 साल 5 साल में जो हम एक बहुत मजबूती नींव रखेंगे। क्योंकि अक्सर हम कहते थे कि बिहार जो पिछड़ा राज्य है उसको अब हम विकसित राज्य बनाने का काम करेंगे और इसमें हम आज से ही काम शुरू कर देंगे। हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे और उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे मोदी जी के विजन में और नीतीश जी के रीजन में। जी चलिए, हम सेकुलर के हमारे साथ प्रवक्ता हमारे साथ राकेश रंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी क्या कहेंगे सुपरी जी के ऊपर? देखिए ये तो होना ही था, ये तो पहले से ही हम लोग जान रहे थे और ये तो होना ही था। लेकिन सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो भी बिहार के तमाम जनता जो भी देख रहे हैं और जो बिहार के बाहर देख रहे हैं वो भी, मैं सबसे पहले उनको तहे दिल से नमस्कार करूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ये प्रचंड बहुमत एनडीए को दिलाने में भरपूर प्रयास किया। आज माननीय नीतीश कुमार जी का 20 साल से उन्होंने बिहार को विकास करने में, बिहार को समृद्ध बनाने में, बिहार को 100 के स्पीड से रफ्तार पकड़वाने में और बिहार को एक इंफ्रास्ट्रक्चर और बिहार को एक अग्रणी राज्य को बनाने में जो उन्होंने भूमिका निभाई, आज वो रिजल्ट आपके सामने है। माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी की जोड़ी ने बिहार को एक ऐसा रफ्तार पकड़ाया जिससे बिहार की जनता को भरोसा करने में दिक्कत नहीं हुआ। जंगल राज के राजकुमार देखिए कितने वेशभूषा बदले, कितने तरह तरह की बातें उन्होंने बनाया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, लेकिन बिहार की प्रबुद्ध जनता ने सब चीजों को समझ लिया कि मुझे किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना है, कौन सा गुफा छोड़ रहा है, कौन सही बातें कर रहा है, बिहार की जनता ने समझा। आप बिहार की जनता ये भी उस दौर को याद किया 1990 से 2005 के बीच में जिसने बिहार को लूटा, जिसने बिहार को खसोटा, जिसने बलात्कारियों को संरक्षण दिया, जिसने जमीन हड़पने का काम किया, जिन्होंने बिहार को बिहारियों के सम्मान के साथ खेलने का प्रयास किया, आज देखिए वो कहां पे खड़े हैं। तो ये हमारी बिहार की जनता, बिहार की जनता का आगे क्या विजन होगा उस पर भी हम बात करेंगे कि बिहार की जनता के लिए आप लोगों का विजन क्या होने वाला है और जो वायदे किए गए, जो घोषणा की गई है उन घोषणाओं को कब लागू किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मृणाल अनामे जब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृणाल जी क्या कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा है वो भी अनएक्सपेक्टेड समझा है क्योंकि बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है। सबसे पहले तो सवाल ये रहेगा क्या महागठबंधन को यह जनादेश स्वीकार है? देखिए लोकतंत्र में जीत और हार होती है और सिक्के के दो पहलू हैं। मैं इसको स्वीकार करता हूं कि जनादेश हम लोग के विरुद्ध मिला है, लेकिन जहां तक मुद्दे की बात थी हम लोग हमेशा महागठबंधन जो है मुद्दे की राजनीति हमेशा करने की कोशिश किया। जो यहाँ जनता को जो दिक्कत थी, जो बेसिकली वो समस्याएं जूझ रहे थे 20 साल में, विनाश काल का जो बेसिकली दौर था, उस मुद्दों को हम लोगों ने समाज के सामने रखने का प्रयास किया। जहाँ तक कि पलायन है, युवाओं को बेरोजगार बनाने का जो बेसिकली इन लोगों ने खेल रचा था, उस चीज़ों को भी हम लोगों ने रखा। यहाँ तक कि महिलाएं जो बेसिकली दंश झेल रही थी, जो कि उनके घर में बेरोजगार युवा और उनके पति जो बेसिकली 20 साल पीछे की बात करते हैं, तो जो 1 साल के होंगे वो 20 साल के होंगे आज जो 5 साल के होंगे वो 25 साल के होंगे। लेकिन उनको बेसिकली देख रहे होंगे कि जब वो नौकरी मांगने के लिए जब वो रोड पर उतरते हैं, संघर्ष करने के लिए उतरते हैं, तो इसको सरकार जो है लाठी से मार कर चुप कर। जी आपने मुद्दों की बात कही, मुझे लगता है कि शायद मुद्दों की बात अगर महागठबंधन करती तो शायद ये हाल नहीं हुआ होता। क्या ऐसा कोई मुद्दा था, आपको लगता है कि अभी भी ऐसा मुद्दा है जनता के बीच, जनता ने सीरियसली लिया है? नहीं, क्योंकि लोग तो यही कह रहे हैं राहुल गांधी ने तो अपना वोट बैंक खराब किया, आरजेडी को भी वो ले डूबे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सब महागठबंधन 243 सीट पर हम लोग ने डट के चुनाव लड़ा है। और जहां तक कि आप देख रहे होंगे SIR का मुद्दा, तो आपने सीधे बेसिकली देखा कि 65 लाख जो है वोट काटे गए और उसमें हम लोगों ने कहा, जबकि चुनाव आयुक्त निर्देश दिया गया बेसिकली न्यायाधीश के द्वारा कि जो वोट कटे हैं
वो बेसिकली आपको जिला में प्रदर्शित किया जाएगा, जिला मुख्यालय में। तो हम लोगों ने जब मांग किया कि आप बताइए कि कितना वोट कटे हैं, कितना लोग बाहर गए हैं, कितना लोग बेसिकली मर गए हैं, कितने लोगों का 2 जगह से नाम है, तो ये कहीं से भी आंकड़ा हम लोग को नहीं मिला। हम लोगों ने एफिडेविट लगाकर बेसिकली दिया न्यायालय में, उसका भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो आप देखिए कि जिस प्रकार से षड्यंत्र रच के बीजेपी जो चुनाव लड़ी है, स्टेटमेंट आया था मृणाल जी की उन्हें कोई भी शिकायत मिली नहीं, उन्होंने ये कोई कैसे आवेदन करते प्राप्त हैं? नहीं किया। नहीं, आप लोगों ने शिकायत जमा की थी, आवेदन दिया था कि कितनों के वोट कटे हैं? एकदम आवेदन दिया था हम लोगों ने बेसिकली से पूरी तरह से यहाँ कुछ से। कहना चाह रहे नहीं, हमने तो 98 लाख का आवेदन दिया था कि देखिए 98 लाख वोट से मैंने काटा गया है, और हम लोगों ने उसका प्रूफ भी दिखाया था मीडिया में, और हमारे पवन खेड़ा ने उसको बेसिकली दिखाया था। शायद आप लोग समझ नहीं पाए चुनाव इलेक्शन कमीशन ने जो स्टेटमेंट दिया, या फिर आप जनता को ठीक से समझा नहीं पाए, और इतनी बड़ी शायद हर का सामना आप लोगों को करना पड़ा। आप जिस प्रकार से देख रहे थे कि जब भी महागठबंधन का बेसिकली रैली होती थी, तो वहां पर भीड़ की संख्या कितनी होती थी, और किस प्रकार से युवा भी हम लोग भीड़ से वोट बैंक अंदाजा तो नहीं लगा सकते। कहीं तो अगर ऐसा होता तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, कहीं तो आशंका, हम लोग को शंका है कि बेसिकली कुछ मैनेजमेंट जो किया गया है, क्योंकि ये लोग 5 पांडव कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये लोग 6 लोग मिलकर लड़ रहे थे, एक चुनाव आयुक्त भी इनके साथ मिला हुआ था। आप देखिए कि जिस प्रकार से इन्होंने, आप देखा होगा कि 150 सांसदों को सस्पेंड करके एक बेसिकली लोगों ने नियम पारित किया लोकसभा में कि चुनाव आयुक्त पर कोई केस नहीं होगा। दूसरा जो टूल लेके आए कि भाई ऐसा है कि जो पहले जो चुनाव आयुक्त का जो चुनाव होता था, उसमें न्यायाधीश जी का प्रमुख भूमिका होती थी सर्वोच्च न्यायालय के, उसको बेसिकली निरस्त करने का ये काम किए। फिर बिहार में बेसिकली जब लोकसभा का चुनाव लड़े थे, तब एसआईआर का मुद्दा लेके आरोप लगातार आप लोगों की तरफ से लगाया गया। कल देर शाम भी आप महागठबंधन की तरफ से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, और ये भी कहा गया, तरफ से देखा जाए, आपने सुना होगा 30 यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उसमें मुकेश सैनी भी बैठे थे, सीधे तौर पर अधिकारियों को हड़काया गया था उसमें। इसे मतलब कि इसे क्या जायज माना जाए? नहीं, देखिए आप अधिकारी के देखिए कि गुजरात से वो लोगों ने अधिकारी लोगों को बुलाया गया, और जिस प्रकार से चुनाव को प्रभावित जवाब ले राहुल आनंद जी, वापस लौटेंगे आपसे, कुछ कहना चाह रहे राहुल आनंद जी? देखिए, मुद्दा था, आपको लगता है कि एसआईआर मुद्दा था और जनता के बीच सही तरीके से मैसेज का जो आरोप केंद्र की सरकार से लेकर राज्य सरकार इलेक्शन कमीशन तक आरोप जो लगाया गया? राकेश जी, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि महागठबंधन के लोगों ने क्या किया, महत्वपूर्ण ये है कि हम जनता के बीच में बहुत वेरी फर्स्ट डे से हम जनता के बीच में अपनी पकड़ और बढ़त को बना रखे थे। देखिए, आपको याद होगा वो संदर्भ जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आश्चर्य है इस बात को कि आप जितना बहस यहाँ कर रहे हैं, अगर जनता के बीच में जाते तो इस तरह के समस्या का समाधान निकल जाता वहीं पे। उस समय इनको कान पकड़कर एक चमेटा सुप्रीम कोर्ट ने देने का काम किया था, लेकिन समझे नहीं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूँ, जो ये एसआईआर की बातें जो करते हैं, अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, कायदे से अगर देखा जाए वो बैलेट पेपर पर चुनाव था, कायदे से देखा जो सत्ता पक्ष को जो वोट आने चाहिए थे उससे ज्यादा वोट आ गए उपराष्ट्रपति में सत्ता पक्ष के फेवर में। तो आप बताइए वहां वोट चोरी क्यों की? इनके जो 15-20 सांसद ने जो उपराष्ट्रपति को दे दिया, इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि इनके बात से सहमत नहीं थे। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लगातार इस बात को कहते हैं वोट चोर की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमें रिफॉर्म भी करना है और अपने आप को परफॉर्म भी करना है, और हम परफॉर्मेंस के ऊपर अपने परफॉर्मेंस को हमने बढ़ा दिया था। शायद यही वजह है कि आज जनता ने हमें चुना और फिर से एक मैंडेट दिया, और धन्यवाद है बिहार की जनता का कि उन्होंने बिहार में सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हमें प्राप्त करने का मौका दिया है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, देखिए अक्सर लोग कहते हैं, ये अगर कांग्रेस की बातों को उठाकर देखा जाए तो अक्सर कांग्रेसी इस बात को कहते हैं कि हम संविधान बचाने आए हैं, हम संविधान खतरे में है। ये कौन सा संविधान खतरे में पड़ रहा था जिसके बारे में ये बचाने के लिए निकलते हैं? इतना बड़ा चुनाव हो रहा था और 58 दिन बाद राहुल गांधी जी बिहार के दौरे पे आते हैं, और ये दिन अंधाधुंध आपको इनको चुनाव प्रचार करना चाहिए था, 2 दिन पहले रण छोड़ कर चले जाते हैं। हम इंजीनियर्स हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज में कहावत होती थी कि बाबा रणछोड़ दास है ये, और सच में वो रणछोड़ दास ही हैं। आज गिनती भी हो रही है, देखिए वो विदेश में कहाँ है राहुल गांधी जी, आप पूछिए इनसे। राकेश जी, आप क्या बताना चाहेंगे? राकेश जी, क्या लगता है विपक्ष का राज हार हुई है? आपसे भी जवाब ले लेंगे। राकेश जी, आप क्या देखते हैं इस बार हार का कारण क्या आप देख रहे हैं? सबसे बड़ा बात है ना कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष तरह तरह का भेष बदलकर भूमिका निभाता है। कभी ईवीएम की बात ईवीएम है की बात करेगा,
कभी एसआईआर की बात करेगा, कभी आरक्षण की बात कर देगा, इस बार ईवीएम में हक का आरोप भी लगा सुन इन्होंने। लीजिए, कभी संविधान खतरे की बात कर देगा और कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठा देगा। कल राजद के सुनील जी किस तरीके से उन्होंने बयान और किस तरीके से बिहार की जनता को एक मैसेज देने का काम किया, डर का माहौल पैदा करने का काम, तो आप सब जानते भी होंगे। तो अभी भाई साहब चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे, मैं थोड़ा सा एक डेटा पे बात करना चाहूंगा। 1985 में चुनाव इलेक्शन कराने में 63 डेथ हुआ था। 1990 में इलेक्शन कराने में 87 डेथ हुआ था, मृत्यु हुई थी। 1995 में टीएन सेशन के समय 4 बार पोस्टपोन किया गया। 2005 में रीपोलिंग 660 बूथों पर हुई, लेकिन 2025 में ना एक रिपोल हुआ और ना ही एक डेथ हुआ। तो मैं चुनाव आयोग को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, कितना फेयर तरीके से चुनाव कराया। और इन लोग के पास कुछ मुद्दा ही नहीं है तो क्या बोलेंगे इनके पास, और इनको समझ में भी नहीं आ रहा ना। आज 20 साल से सत्ता से दूर हैं, इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों सत्ता से दूर है, क्या करना चाहिए मुझे, और इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई सवाल इसलिए उठ रहा है मिनल जी, क्योंकि आपकी पार्टी के अंदर जो गतिविधियां है ना, वो भी सत्ता पर खुलकर सामने आ गई। चुनाव से पहले जो एयरपोर्ट पर हुआ, आपके कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मारपीट की, हंगामा किया, वहां पर शकील अहमद जी भी थे, कृष्णा वाला भी थे। पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर भी काफी कला देखने को लगा। सीट शेयरिंग भी आपकी बहुत लेट हुई। वहां गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर काफी एक तरह से देखा जाए तो टकराहट सामने देखने को मिली। तेजस्वी यादव ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने कहा कि 18 तारीख को शपथ ग्रहण लूंगा और 15 जनवरी को महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए आएंगे। डिप्टी सीएम को लेकर भी काफी विवाद देखा गया। महागठबंधन में मुकेश सहनी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि महागठबंधन अस्वस्थ है, मतलब सब कुछ पार्टी के अंदर रायता फैला गया आपके अंदर। जब रणनीति में इतनी कमजोर है तब तो हार तो होगी। क्या मानते हैं आप, खुद बता दीजिए, महागठबंधन की करारी हार का वजह क्या था? एक दो कारण तो बताएंगे ना सर। ऐसा है ना कि हम लोग बेसिकली इसका समीक्षा करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से बेसिकली षड्यंत्र और झूठ मुद्दों पर जो खड़ा किया गया बीजेपी एनडीए के सरकार के द्वारा, आप देखिए कि ना आप किस प्रकार से ये डराने का काम करते हैं, 20 साल के पीछे के बैक में लेके जाते हैं। और प्रधानमंत्री जब यहाँ आए तो अपने बेसिकली मैनिफेस्टो के बारे में नहीं बताया, श्वेत पत्र उन्होंने रखा कि उन्होंने क्या किया, बेसिकली नेपाल जैसा माहौल देखने को मिलेगा। ये डराने वाला भड़काऊ बयान नहीं था मिनल जी। क्या कौन सा सुनील चौधरी ने क्या कहा, उन पर एफआईआर भी दर्ज किया गया चुनाव इलेक्शन कमीशन का आदेश के ऊपर। ये डराने वाला बयान नहीं था, ये भड़काऊ बयान था। नेपाल बांग्लादेश का जिक्र किया उन्होंने इलेक्शन। नहीं, उसका जो स्टेटमेंट था बेसिकली उन मुद्दों पर था जो कि जेएनजी का मतलब होता है न्यू जनरेशन। तो न्यू जनरेशन को जिस प्रकार से बेरोजगारी और लाठी झेलना पड़ रहा है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा था। ये तो सही बात है कि उन्होंने गलत कहा था, उन्होंने गलत कहा था, मानता हूँ, माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, उनसे माफी मांगनी चाहिए थी। ये तो उनका निजी विचार होगा, लेकिन पार्टी का तो ये तो कोई पक्ष तो महागठबंधन का रख रहे थे ना। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि वो मतलब कि महागठबंधन जहां जहां भी सीटें जीतेगा स्लो करने की कोशिश की जाएगी, वोटिंग काउंटिंग की प्रक्रिया को स्लो करने की कोशिश की जाएगी, और जो भी अधिकारी हैं वो निष्पक्ष तरीके से काम करें। जो लहजा था वो कुछ और कहता था। नहीं, ऐसी बात है कि जिस प्रकार से चुनाव को इन लोगों ने हायर करने का कोशिश किया, आपने देखा होगा कि रोहतास में, ठीक है ना, वहां पर भी बेसिकली आपने देखा होगा कि ट्रक से भरा हुआ हमको ये दिखा। अच्छा, आप मानते हैं चुनाव जो पूरा प्रक्रिया हुआ निष्पक्ष तरीके से हुआ है, मानते हैं ना? काउंटिंग निष्पक्ष हुआ है, आप मानते हैं? काउंटिंग में भी बताता हूँ, अभी यहाँ आराम में एक सीट पर वहाँ के जो राजद के जो प्रत्याशी थे वो 27 वोट से बेसिकली वो हार रहे थे, तो उन्होंने रिकाउंटिंग के लिए जब डाला तो उनको खदेड़ कर भगा दिया गया। और यही बेसिकली आप चले जाइए जहानाबाद में, वहाँ से जगदीश शर्मा का बेटा चुनाव लड़ रहे थे, राहुल जी, तो वहाँ पर ये क्या चंद्रवंशी जी जेडीयू के से लड़ रहे थे, तो वहाँ रिकाउंटिंग की बात हुई तो तुरंत वहाँ रिकाउंटिंग एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इससे तो पता चलता है कि वहाँ के जो अधिकारी हैं वो सभी मिले हुए हैं इस चुनाव में। राहुल आनंद जी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक आरोप लगा है, देखिए जो विपक्ष है वो अपना टिप्पणी
टिप्पणी जो भी करता है, और खास करके ये तो अब बहुत लेट आए हैं आरोप लगाने के ऊपर, इनको तो बहुत पहले लगा लेना चाहिए था, क्योंकि जब शुरू से जब हम डिबेट कर रहे थे, इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अभी तो ईवीएम ठीक नजर आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे परिणाम एनडीए के करीब ठीक है ना, ईवीएम खराब कुछ होता आरोप जाएगा। है। नहीं, ईवीएम की बात ही नहीं है। हमने तो कहा कि शुरू में इन लोगों ने एक टूल बनाया था जिसके तहत बेसिकली उन्होंने चुनाव का प्रक्रिया स्टार्ट किया यहाँ पर बिहार का, क्योंकि बिहार पर इनको कब्जा करना था, क्योंकि बिहार प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश के रूप में है और यहाँ बड़ी मैं तो यही कह रहा हूँ ना, मैं तो यही कह रहा हूँ कि एक दो कारण आप मुझे बता दीजिए ना, जनता भी जानना चाहेंगे आखिर हार का मतदान आप लोग करेंगे, हार का कारण क्या मानते हैं, क्या लगता है कि क्या रणनीति की कमी रह गई, क्या कमियां रह गई पार्टी के अंदर? हम लोगों ने जनता के लिए मैनिफेस्टो भी बनाया था, जनता के लिए ही बनाया था, जनता के द्वारा ही बना था। मैनिफेस्टो के तहत ही बेसिकली हम लोगों ने काम किया। होता है बहुमत का आंकड़ा, तो उसका आधा भी वोट आपको बिहार की जनता ने दिया है। तो इसी से तो शक उत्पन्न हो रहा है कि इतना हाई माइंडेड कैसे पहली बार इतिहास में ऐसा हाई माइंडेड दिया गया, विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, विश्वास नहीं हो पा रहा है, विश्वास नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा विपक्ष को कि अभी भी एनडीए को 200 प्लस सीटें मिली है। देखिए, हाँ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और जहां तक सवाल उठता है महागठबंधन के लोगों का, तो ये महागठबंधन के लोग बिल्कुल महाभारत कालीन के रूप में प्रतीत हो रहा है। जिस तरह धृतराष्ट्र ने अपने आंखों में पट्टी बांध लिया था और रणभूमि में क्या हो रहा था बस उनको बताया जाता था, वो एक संजय के द्वारा, और यहाँ पे बताया गया है एक संजय के ही द्वारा। तो निश्चित रूप से ये बता देता हूँ कि अब उस संजय का अब यहाँ से क्या होने वाला, आने वाला समय बता पाएगा, आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये कभी इस बात पे नहीं जाते हैं कि इनका परफॉर्मेंस खराब हुआ है, अंदर के रणनीति का सही चुनाव नहीं करने से। आप लोगों ने कुछ, इन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि 200 आप लोगों को कैसे आएगा, 200 प्लस कैसे हो गया? ये तो बिहार की जनता देखिए, ऐसा है कि इनके नेता को ही कुछ मालूम नहीं चलता है। वो कभी एसआईआर वोट होने की बात करते हैं, कभी उपराष्ट्रपति का मिमिक्री करना शुरू कर देंगे, कभी छठ जैसे महापर्व को उसमें भी गलत बताना शुरू कर देंगे, कभी ये तो सरासर गलत बोल रहे हैं। उन्होंने कब छठ पर उन्होंने नरेंद्र मोदी को डांस करवा देंगे। ये छठ तो आप समझिए, उन्होंने बताया था कि आप जिस प्रकार से रेखा गुप्ता ने दो तालाब बनाया था, उसके लिए बेसिकली उन्होंने बात किया था। क्या करेंगे इसलिए बिहार और अब देख लीजिए भूटान में मोदी जी क्या कर रहे थे, वहाँ ड्रेस पहन के डांस कर रहे थे, इसीलिए फिर से इनको सत्ता से बाहर कर दिया। आपने श्वेत पत्र लेकर क्यों नहीं आया? जो आपने बेसिकली 20 साल काम किया, 5 साल काम बिहार किया, की जनता ने अपना माइंड दे दिया है। 200 प्लस एनडीए तो महागठबंधन की करारी हार हुई बिहार में, लेकिन फिर भी जनता यही चाहती है कि जो सरकार उनके लिए आई, यानी कि जिस सरकार को उन्होंने चुना है, भारी से भारी बहुमत देकर उन्हें जिस तरह से विजय बनाया गया है, अब जनता की उम्मीदों पर वो खड़ा उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अनामय जी आपका भी, राकेश जी आपका, और राहुल आनंद जी आपका भी इस डिबेट से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कशिश न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।